नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज यूक्रेन में पुतिन का नया अटैक प्लान क्या है, हिमाचल में सीएम पद का झगड़ा कांग्रेस कैसे सुलझाएगी, तूफान का खतरा कहां कहां मंडराने लगा और मुंबई की हवा दिल्ली जैसी कैसे हो गई। ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर हमले तेज करने के आदेश दे दिए हैं। मॉस्को में रूसी सेना के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान पुतिन ने यह आदेश दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि यूक्रेन में रूस के मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद पूरा होने तक हमले नहीं रुकने चाहिए, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि करीब 10 महीने से जारी यूक्रेन युद्ध आने वाले दिनों में और भीषण हो सकता है, क्योंकि पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका और पश्चिमी देश कितना भी हो हल्ला कर लें, यूक्रेन पर रूस के हमले नहीं रुकेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने पिछले दिनों यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे शहरों में हुई रूसी सेना की बमबारी को भी जायज ठहराया। उन्होंने इन हवाई हमलों को 8 अक्टूबर को क्राइमिया के कर्ज ब्रिज पर हुए हमले का बदला बताया और आरोप लगाया कि यूक्रेन जंग में कर्ज ब्रिज की अहमियत को देखते हुए ही ज़ेलेंस्की की फौज ने सोची समझी रणनीति के तहत इसे निशाना बनाया था। इस हमले के बाद पुतिन के गुस्से की आग ने यूक्रेन को मिसाइलों के धमाकों से झुलसा दिया था। पावर प्लांट तबाह होने की वजह से कीव समेत कई शहर अंधेरे में डूब गए थे और अब पुतिन ने इन हमलों को जायज ठहराते हुए रूसी सेना को यूक्रेन में अपना मिशन और तेज करने का आदेश दे दिया। पुतिन ने रूस पर सवाल उठाने के लिए अमेरिका और यूरोप के देशों को भी निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि रूस के इलाकों पर हुए हमलों पर उन्होंने हमेशा चुप्पी साधे रखी है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना को सबक सिखाने के लिए अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बमों की सप्लाई शुरू कर सकता है। ये बम 100 देशों में बैन हो चुके हैं और यूएन ने भी युद्ध में इनके इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका रूसी सेना को खदेड़ने के लिए यूक्रेन को क्लस्टर बमों की बड़ी खेप भेज सकता है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने इसे मंजूरी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि देर सवेर इसे हरी झंडी मिल जाएगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगले साल की शुरुआत में ही इन बमों को यूक्रेन भेजने का प्लान है, जबकि जंग में क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर रोक है। क्योंकि ये कोई अकेला बम नहीं होता, बल्कि इसके अंदर 1, 2 नहीं 600 बम होते हैं। क्लस्टर बम को जब आसमान से गिराया जाता है तो ये गुच्छे की शक्ल में जमीन पर गिरते हैं। बम का कंटेनर खुलते ही छोटे छोटे बम हवा में छिटक जाते हैं, जिनके गिरने के बाद 25 से 30 मीटर के दायरे में जमीन पर सब कुछ तबाह हो जाता है। यूक्रेन जंग में ज़ेलेंस्की कई बार रूस पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का आरोप लगा चुके हैं और अब यूक्रेन जंग में उन्हीं खतरनाक बमों का इस्तेमाल अमेरिका रूस के खिलाफ करने की तैयारी में है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि परमाणु युद्ध पर पुतिन के एक बयान ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की चिंता बढ़ा दी। पुतिन ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है और अगर रूस की सुरक्षा पर आंच आई तो वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेंगे। मतलब ये कि यूक्रेन की जंग किसी भी वक्त परमाणु युद्ध में बदल सकती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब रूस ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी हो। इससे पहले भी वो कई बार ऐसी चेतावनियां देकर यूक्रेन और नेटो देशों को डराने की कोशिश कर चुका है, लेकिन पुतिन ने इस बार ये धमकी रूस के मानवाधिकार परिषद की एक बैठक में दी, जहां उन्होंने साफ कहा कि अगर रूस पर खतरा मंडराया तो वो एटम बम गिराने में देर नहीं लगाएंगे। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। इसके साथ ही पुतिन ने यह आरोप लगाया कि अमेरिका रूस को घेरने के लिए यूरोप के देशों में बड़े पैमाने पर अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर रहा है। इधर सऊदी अरब में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। चीन के राष्ट्रपति का भव्य स्वागत अमेरिका के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन गया, क्योंकि अमेरिका की आपदा को चीन अवसर बना चुका है। जिन खाड़ी देशों में अमेरिका का दबदबा हुआ करता था, वहां चीन नए रिश्ते जोड़ने में लगा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सऊदी अरब पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। आसमान में फाइटर जेट फ्लाई पास्ट करते हुए दिखे। जैसे ही सऊदी अरब की एयर स्पेस में शी जिनपिंग का प्लेन दाखिल हुआ, सऊदी अरब के फाइटर जेट प्लेन के साथ उड़ान भरते रहे। फिर चीन के झंडे के रंग भी हवा में छोड़ते हुए फाइटर जेट करतब दिखाते रहे। शी जिनपिंग को 21 तोपों की सलामी तक दी गई। चीन के साथ सऊदी अरब तो क्या, किसी भी खाड़ी देश की ऐसी नजदीकी नहीं थी, इसीलिए ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगे। सऊदी अरब में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 बड़े कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, चाइना अरब स्टेट समिट और चाइना गल्फ कोऑपरेशन समिट। इन दोनों का मकसद चीन को अरब देशों के साथ जोड़ना है। खाड़ी देशों के कच्चे तेल का चीन बड़ा खरीदार बना हुआ है। अब इन कार्यक्रमों के जरिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा निवेश करेगा, लेकिन चीन का पैर फैलाना बाइडेन को परेशान करने वाला है, क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब के बरसों पुराने रिश्तों में दरार की वजह बाइडेन को ही माना जाता है। सऊदी अरब के साथ मजबूत रिश्तों की जरूरत बाइडेन को केवल यूक्रेन युद्ध के बाद महसूस हुई, जिसके बाद बाइडेन रिश्तों को सुधारने के लिए सऊदी अरब के दौरे पर भी गए थे।
लेकिन बाइडेन को सऊदी अरब में ऐसा स्वागत नहीं मिला जैसा शी जिनपिंग को मिला। बाइडेन वहां प्रिंस से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की गुहार लेकर गए थे, लेकिन बाइडेन को निराश होकर ही लौटना पड़ा था। अमेरिका लगातार सऊदी अरब पर रूस का साथ न देने के लिए दबाव बनाता रहा। ऊपर से जब प्रिंस नहीं माने तो बाइडेन ने चुनाव प्रचार के दौरान उन पर तीखे हमले बोले। वो उन्हें पत्रकार जमाल खशोगी का हत्यारा तक कहते रहे, यहाँ तक कि उन्हें पुतिन से दोस्ती निभाने का अंजाम भुगतने की भी चेतावनी देते रहे। इसी का नतीजा ये रहा कि खाड़ी देश अब अमेरिका का ही विकल्प ढूंढने में लग गए हैं। यही वो हालात हैं जो अमेरिका के लिए आपदा और चीन के लिए अवसर बन गए, क्योंकि सऊदी अरब पश्चिम एशिया के कई देशों की अगुवाई करता है और सऊदी अरब को साधने का मतलब है कई खाड़ी देशों के साथ रिश्ता जोड़ना। जिन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए शी जिनपिंग चीन गए हैं, वहां भी कई देशों के नेता शामिल हो रहे हैं और चीन की कोशिश यह है कि पश्चिम एशिया के इन देशों का इस्तेमाल अमेरिका को कमजोर करने के लिए किया जाए। शी जिनपिंग की तरफ से इन सभी देशों को रक्षा सहयोग का भी भरोसा दिया गया है। सऊदी अरब को पहले से एक ऐसे साथी की जरूरत है जो ईरान से लड़ने के लिए उसे हथियार दे पाए। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम से बनने वाली चीजों के कारोबार और टूरिज्म तक में सहयोग का वादा चीन ने किया। मतलब ये कि जैसे चीन किसी भी देश को सुनहरे ख्वाब दिखाता है, कुछ वैसा ही दांव शी जिनपिंग ने सऊदी अरब में भी चल दिया। रूस से तो सऊदी अरब की नजदीकी पहले से ही है। अब चीन की खाड़ी देशों में एंट्री एक नया त्रिकोण बनाने वाली है। चीन, रूस और सऊदी अरब की तिकड़ी अमेरिका के लिए बड़ी टेंशन बन सकती है। इस बीच तमिलनाडु में प्रशासन ने ताकतवर तूफान मंदूस से निपटने की तैयारियां तेज कर दी। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उठे इस तूफान की वजह से अगले कुछ घंटों में तमिलनाडु के कई जिलों में तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश हो सकती है, जिसका असर अभी से दिखने लगा है। राजधानी चेन्नई से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखी और आसमान से पानी बरसने के बाद सड़कों पर जगह जगह पानी देखा गया। समुद्र में हलचल मचते ही कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और लोगों से समुद्री तटों से दूर रहने की अपील करते नजर आए। ऐसा सिर्फ चेन्नई में नहीं देखा गया, बल्कि रामेश्वरम में भी कुछ इसी तरह के हालात बने। वहां समंदर में ऊंची लहरें उठने से कई नावों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद उन्हें समंदर किनारे बांधने का काम शुरू कर दिया गया ताकि समुद्र में उठ रही ताकतवर लहरें नावों को अपने साथ बहाकर न ले जाएं। पुदुचेरी में भी प्रशासन ने मंदूस तूफान से मचने वाली तबाही को रोकने के लिए लोगों से अपील की कि वो समंदर के पास न जाएं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठे इस तूफान के सामने के अगले कुछ घंटों में भीषण रूप लेने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक समंदर में मंदूस तूफान के उठने के कारण चेन्नई समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और वहां तेज हवाओं के चलने का भी अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये तूफान उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के बीच के तटीय इलाकों से होकर गुजरेगा, जिस वजह से वहां 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु के 3 जिलों चेंगलपट, विल्लुपुरम और कांचीपुरम में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और 27 जिलों में 2 दिन के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। साथ ही इस तूफान से निपटने के लिए प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया और करीब 170 राहत शिविर भी तैयार कर लिए गए। उधर ईरान में लगभग 3 महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में वहां के सुप्रीम लीडर के परिवार में ही मोर्चा खुल गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की एक बहन विरोध प्रदर्शनों के हक में उतर आई और उन्होंने आयतुल्लाह खामनेई के शासन पर उंगली उठा दी। इतना ही नहीं, खामनेई की बहन ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने वाली ईरान की सेना से कहा वो जितनी जल्दी हो सके हथियार डाल दे और प्रदर्शनकारियों से हाथ मिला ले, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। सितंबर में तेहरान में हिजाब ठीक से न पहनने की वजह से वहां की मोरालिटी पुलिस ने महसा अमीनी नाम की लड़की को गिरफ्तार किया था, मगर गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी। उसी के बाद से ईरान सुलग रहा है। ईरान का कहना है कि विरोध प्रदर्शनों में 200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी ईरान की बर्बरता खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खबर है कि ईरान का सुरक्षा बल हिजाब का विरोध कर रही महिलाओं के चेहरों और प्राइवेट पार्ट्स को निशाना बना रहा है, जिसका दावा ईरान के उन डॉक्टरों और नर्सों ने किया जो चोरी छिपे जख्मी प्रदर्शनकारियों का इलाज कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान उन्होंने प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले पुरुषों और महिलाओं की चोटों में फर्क पाया। जहां आदमियों की टांगों और पीठ पर शॉटगन की पैलेट के जख्म देखे गए, वहीं महिलाओं के चेहरे, आंख और प्राइवेट पार्ट्स को टारगेट किया गया था। इधर हिमाचल प्रदेश में बहुमत मिलते ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस ने इस बार चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए वहां 68 में 40 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन जीत मिलने के बाद कांग्रेस में जश्न की बजाय बवाल शुरू हो गया।
पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की मांग लेकर उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पर्यवेक्षक के तौर पर शिमला पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफिले को रोक लिया और उनके सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए मची इस कलह के बीच खुद प्रतिभा सिंह ने अपनी दावेदारी ठोक दी। उन्होंने दावा किया कि राज्य का पूरा चुनाव वीरभद्र सिंह के नाम पर ही लड़ा गया, इसलिए उनके परिवार का सीएम पद पर हक बनता है। नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो। एक रोज पहले उनके बेटे और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी और इसी के अगले दिन प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। यही नहीं, प्रतिभा सिंह का खेमा भी मजबूती से उनकी दावेदारी पुख्ता करने में जुट गया और वहां से इस तरह की खबरें आने लगी कि अगर वीरभद्र सिंह के परिवार की अनदेखी हुई तो हिमाचल प्रदेश में पार्टी में टूट का खतरा हमेशा बना रहेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रतिभा सिंह के गुट ने तो अपने साथ 25 विधायकों के समर्थन का भी दावा कर दिया। हालांकि प्रतिभा सिंह के अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी सीएम पद के दावेदारों में शामिल है, जिन्हें कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में प्रचार समिति का प्रमुख बनाया था। मुख्यमंत्री भी पार्टी हाईकमान बना देगी जिन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा है। इसके साथ कौल सिंह ठाकुर, मुकेश अग्निहोत्री और आशा कुमारी के नाम भी सीएम पद की रेस में है। इस बीच कांग्रेस ने साफ किया कि फैसला सबकी सहमति से ही होगा, सबको साथ में लेके चलने की बात है। हालांकि प्रतिभा सिंह के रुख को देखकर कांग्रेस आलाकमान के लिए ये घमासान रोक पाना इतना आसान नहीं दिख रहा और कांग्रेस में ये बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि जीत के साथ ही वहां एक कुर्सी के लिए कई दावेदार खड़े हो गए। सारे दावेदार आलाकमान से अपने कनेक्शन की दलील दे रहे हैं। They cannot neglect his family. हिमाचल प्रदेश में मेरे द्वारा 6 साल संगठन बनाया गया। मेरे नेता राहुल गांधी, प्रदेश में 5 साल के बाद कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। जो मंत्री बनता है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता, निश्चित रूप से आई ऑल्सो एक्सपेक्ट। और एक कुर्सी के इतने दावेदार होने की वजह से ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में सुबह से शुरू हुआ बवाल देर शाम तक चलता रहा। वहां कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय में ही शाम को विधायक दल की बैठक होने वाली थी, लेकिन बैठक से पहले ही बड़ी संख्या में प्रतिभा सिंह के समर्थक वहां पहुंच गए, जिसकी वजह से शाम को होने वाली बैठक 2 घंटे देर से शुरू हुई। इस बीच प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य भी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, जहां बाहर मौजूद समर्थकों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने विक्ट्री का साइन भी दिखाया, जिसके बाद वहां मौजूद प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। उधर संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश होने के बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस बिल को बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पेश किया, जिसका कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दलों ने विरोध किया और बिल पर मतदान की मांग की। हालांकि विपक्ष की कड़ी आपत्ति के बाद भी विधेयक राज्यसभा में पेश हो गया। बिल को पेश करने के पक्ष में 63 और विरोध में 23 मत पड़े। इस बीच श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। तिहाड़ जेल में बंद आरोपी आफताब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट में पेशी हुई और इस दौरान दिल्ली पुलिस ने आफताब की हिरासत बढ़ाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 14 दिन के लिए बढ़ा दिया। इससे पहले आफताब 13 दिन से तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में था, जहां से उसे पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के लिए ले जाया गया था। उधर श्रद्धा के पिता ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आफताब को फांसी की सजा देने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने मुंबई पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए और पुलिस पर मामले की जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। श्रद्धा के पिता ने इस मामले में आरोपी आफताब के परिवार वालों की भी जांच की मांग की। सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने श्रद्धा के पिता को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के आदेश पर हत्या के एक दोषी को सरेआम फांसी दे दी गई। हाल ही में वहां की सरकार ने चेतावनी दी थी कि तालिबान की सख्त नीतियों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि तालिबान सरकार एक बार फिर उसी रंग में आ गई जिसके लिए वो बदनाम थी। उसके निर्देश पर फराह प्रांत में हत्या के मामले के एक दोषी को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में फांसी पर लटका दिया गया। खबर है कि इस दौरान तालिबान सरकार के कुछ मंत्री भी वहां मौजूद रहे। बताया गया कि फांसी देने से पहले वहां की 3 बड़ी अदालतों और तालिबान के सबसे बड़े नेता से मंजूरी ली गई। अफगानिस्तान में पिछले साल सत्ता पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने पहली बार किसी अपराधी को सरेआम फांसी दी। हालांकि तालिबान ऐसा पहले भी करते थे। 1990 के दशक के अंत में जब उनका अफगानिस्तान पर पूरा राज था, तब भी इसी तरह की क्रूर सजाएं लोगों को दी जाती थी। तब किसी भी अपराध के दोषी को सरेआम फांसी देना, कोड़े मारना और पत्थरों से मारकर मौत के घाट उतारने जैसी सजा को अंजाम दिया जाता था।
इधर वैज्ञानिकों ने जिस बात का डर जताया था वो हो गया और एक सौर तूफान पृथ्वी से टकरा गया। मुसीबत की बात यह है कि यह सौर तूफान अकेला नहीं आया है, बल्कि अपने पीछे इससे भी ज्यादा तूफान लाने वाला है। क्योंकि सूरज से आती ताकतवर सोलर विंड यानी सूरज के चार्ज कणों ने पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को चीर दिया। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ही उसे सूरज से आते ताकतवर चार्ज कणों से बचाता है, लेकिन सूरज ने उस कवच में ही सुराख कर दिया। इस वजह से 1 सेकंड में 500 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने वाली सोलर विंड धड़ल्ले से पृथ्वी में दाखिल हो रही है। अगर इतनी तेजी से सूरज की ऊर्जा पृथ्वी पर आएगी तो अपना रंग तो दिखाएगी ही। इसलिए अनुमान है कि कमजोर सौर तूफान भी पृथ्वी पर जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे पावर ग्रिड फेल हो सकती है। मतलब दुनिया के कई हिस्से अंधेरे में डूब सकते हैं। जीपीएस, इंटरनेट और मोबाइल डेटा पर भी बुरा असर पड़ सकता है और हवाई उड़ानों में भी देरी हो सकती है। उधर न्यूज 18 के हाथ लगे खुफिया दस्तावेज ने इस बात पर मोहर लगा दी कि खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा जिंदा है। कुछ रोज पहले इस तरह की खबरें आई थीं कि नशीली दवाओं के ओवरडोज से पाकिस्तान में ही उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन न्यूज 18 के पास मौजूद खुफिया दस्तावेज ने इस खबर को गलत साबित कर दिया। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा मरा नहीं है, बल्कि उसकी मौत की झूठी खबर फैलाई गई ताकि उसे भारत की जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसने से बचाया जा सके और वो पाकिस्तान में आराम से बैठकर भारत को दहलाने की साजिश रचता रहे। लेकिन नवंबर के आखिरी हफ्ते में खालिस्तान समर्थक संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल की एक बैठक ने उसकी साजिश पर पानी फेर दिया। और न्यूज 18 के पास मौजूद दस्तावेज के मुताबिक इस बैठक से एक बार फिर रिंदा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के गठजोड़ का पर्दाफाश हो गया, क्योंकि इस बैठक में इस बात पर नाराजगी जताई गई कि रिंदा ISI का साथ पाकर बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन को बदनाम कर रहा है। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक रिंदा को लेकर इस संगठन ने ISI के साथ बैठक का भी फैसला किया। इस बीच जापान, ब्रिटेन और इटली ने मिलकर बेहद ताकतवर फाइटर जेट बनाने का ऐलान किया। माना जा रहा है कि तीनों देशों की ये डील अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार होगा जब जापान के किसी सैन्य कार्यक्रम में अमेरिका शामिल नहीं है। इसके अलावा ब्रिटेन और इटली ने भी इस रक्षा सौदे से अमेरिका को दूर रखा। कहा जा रहा है कि चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए जापान ने ही इस घातक लड़ाकू विमान को एक साथ मिलकर बनाने की पहल की। इस डील के मुताबिक 2035 तक जापान, ब्रिटेन और इटली मिलकर नई पीढ़ी का फाइटर जेट बनाएंगे, जो चीन की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को कड़ी टक्कर देगा। खबर है कि जापान पहले अमेरिका के साथ मिलकर ये विमान बनाने वाला था, लेकिन बाद में उसने इटली और ब्रिटेन के साथ हाथ मिला लिया। वो भी ऐसे वक्त में जब चीन से लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए अमेरिका कई बार जापान को सुरक्षा की गारंटी दे चुका है। मतलब एक तरफ तो जापान और ब्रिटेन को चीन और रूस से निपटने के लिए अमेरिका का साथ चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने फाइटर जेट बनाने में अमेरिका को पूछा तक नहीं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर नई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रदूषण को लेकर पहले से ही कई याचिकाएं पेंडिंग हैं, इसलिए नई याचिका की कोई जरूरत नहीं है। उधर बिहार के कुढ़नी उपचुनाव में हार के बाद महागठबंधन ने तकरार बढ़ गई। JDU जहां हार पर मंथन करने में जुटा है, वहीं RJD नेता अनिल सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी। यही नहीं, उन्होंने इस हार के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। चूक जनता दल यू से हुई है और नीतीश कुमार जी से हुई है। हालांकि JDU ने हार का ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ने को गलत बताया। चुनाव के परिणाम से जनरल चुनाव को नहीं देखा जा सकता है। कुढ़नी उपचुनाव में 7 दलों ने समर्थन देकर JDU उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को मैदान में उतारा था, लेकिन वो हार गए। इस बीच तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में खेलना मुश्किल है। भारतीय क्रिकेट टीम पहला टेस्ट 14 दिसंबर से खेलेगी, लेकिन कंधे की चोट ठीक नहीं होने की वजह से मोहम्मद शमी का खेलना मुश्किल है। शमी को बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज में शामिल किया गया था, लेकिन कंधे की चोट की वजह से बाद में उनका नाम वापस ले लिया गया। उधर कोरोना वायरस के कारण चीन में एक बार फिर हालात बेकाबू हो गए। वहां जीरो कोविड पॉलिसी में ढील मिलते ही कोरोना विस्फोट की खबर आई। कोरोना से जुड़ी सख्त बंदिशों के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद चीन में एक साथ बड़े पैमाने पर ढील दे दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां बड़ी संख्या में लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। कोरोना वायरस ने 2021 के शुरुआती महीनों में जिस तरह पूरी दुनिया को बेहाल किया था, चीन में वही सूरत हाल 2 साल बाद बन गए। जब से ये महामारी आई है तब से अब तक चीन में नियम जरा भी नहीं बदले थे। चाहे कोरोना का मरीज बिना लक्षण वाला हो या हल्के लक्षण वाला हो, चीन में अब तक उसे घर में रहने की इजाजत नहीं थी। मरीज को कैंप या टेंट में क्वारंटीन रखा जा रहा था, लेकिन पहली बार वहां लोगों को घर में रहकर इलाज करने की इजाजत दे दी गई। यहाँ तक कि कई जगहों पर कोरोना की टेस्टिंग जरूरी करने के नियम में भी ढील दे दी गई। यही वजह है कि वहां अहम सड़कों पर लगाए गए टेस्टिंग करने वाले बूथ भी हटा लिए गए। ऊपर से कुछ एजेंसियों ने दावा कर दिया है कि चीन में कोरोना वायरस की वजह से 20 लाख लोगों की जान जाएगी।
इतनी बड़ी तबाही की आशंका से ही लोगों में डर का माहौल बनने में देर नहीं लगी। इसीलिए लोगों ने हर तरह के बुरे हालात से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी। कई शहरों में लोगों के दवाएं और टेस्टिंग किट खरीदकर स्टॉक जमा करने की भी खबरें आई। चीन में सरकार ने लोगों को नियमों में ढील अचानक दी है। इसी ढील के कारण हालात बेकाबू हुए और बड़ी संख्या में लोगों की मौत की आशंका जताई गई। जिस आंदोलन के कारण सरकार ने ढील दी वो चीन की जनता ने ही चलाया था, इसलिए लोग सरकार से शिकायत नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने आने वाली मुसीबत से निपटने की तैयारी तेज कर दी। जैसे पूरी दुनिया ने करीब 2 साल पहले कोरोना के साथ जीने का फैसला किया था, चीन में वही काम लोगों ने अब शुरू किया है। यही वजह है कि अहम जगहों पर भीड़ कई गुना बढ़ गई, जिसके कारण वायरस तेजी से फैलने लगा। दूसरी तरफ कोरोना के कुछ ऐसे वेरिएंट भी सामने आ गए जो बेहद खतरनाक हैं। चीन से ही कोरोना वायरस फैला था और अब उसी की बड़ी आफत यह है कि वो अब तक एक अच्छी वैक्सीन तक नहीं बना पाया है जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। इधर खबर है कि फिनलैंड और स्वीडन नेटो की सदस्यता के लिए तुर्की की हर शर्त मानने को तैयार हो गए। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि दोनों देशों ने तुर्की को मनाने के लिए अमेरिका से दखल देने की गुहार लगाई और भरोसा दिया कि वो नेटो की सदस्यता के लिए तुर्की की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। फिनलैंड और स्वीडन ने मई में नेटो का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था, लेकिन तुर्की के वीटो ने उनका रास्ता रोक दिया। असल में तुर्की का आरोप है कि फिनलैंड और स्वीडन उसके देश में आतंक फैलाने वाले कुर्द लड़ाकों को पनाह देते हैं। साथ ही इन दोनों देशों ने तुर्की को हथियारों के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाए हैं। लेकिन किसी भी देश को नेटो का सदस्य बनने के लिए उसके मौजूदा सभी 30 सदस्यों की मंजूरी मिलनी जरूरी है। इसीलिए तुर्की को मनाने के लिए फिनलैंड और स्वीडन उसकी सभी शिकायतें दूर करने के लिए तैयार हो गए। खबर है कि पिछले दिनों तुर्की की मांग पर स्वीडन कुछ कुर्द लड़ाकों को उसे सौंप भी चुका है। इस बीच नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज के चक्कर में IPS अधिकारी अमित लोढ़ा की मुश्किलें बढ़ गईं। उनके खिलाफ बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया, क्योंकि नेटफ्लिक्स की सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर IPS अधिकारी अमित लोढ़ा की किताब बिहार डायरी पर बनाई गई। आरोप है कि ये सौदा उन्होंने 1 करोड़ रुपए में किया, जिसमें करीब 38 लाख रुपए उन्होंने अपनी पत्नी के खाते में मंगवाए। इसके बाद बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने उन पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया। इसके अलावा उन पर सरकारी पद पर रहते हुए निजी कंपनी से सौदा करने का आरोप भी लगा। अमित लोढ़ा 1998 बैच के IPS अधिकारी हैं, जिनकी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी, जहां उन्होंने ड्यूटी के दौरान कई गिरोह का भंडाफोड़ करने वाली कहानियों को जोड़कर एक किताब लिखी, जिसे नेटफ्लिक्स के लिए फ्राइडे स्टोरी टेलर्स नाम के प्रोडक्शन हाउस ने वेब सीरीज के तौर पर तैयार किया। आरोप है कि इसके बदले उन्होंने वेब सीरीज बनाने वाली कंपनी से मोटी रकम की डील की, जिसके बाद वो जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गए। उधर जर्मनी में तख्तापलट की कोशिश नाकाम किए जाने की खबर आई। वहां पिछले कई दशकों से चल रहे राइशबर्गर आंदोलन से जुड़े लोगों पर तख्तापलट की कोशिश का आरोप लगा और 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 130 जगहों पर छापेमारी की खबर आई, जिसके बाद 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार लोगों में बड़ी संख्या में जर्मनी के पूर्व पुलिसकर्मी शामिल हैं। जर्मनी की सरकार का दावा है कि ये लोग कुछ हमलावरों का एक ग्रुप तैयार कर चुके थे। इस ग्रुप को हथियारों के साथ जर्मनी की राइक्सटैग बिल्डिंग यानी वहाँ की संसद पर हमले की जिम्मेदारी दे दी गई थी। बताया गया कि हथियारों के दम पर पूरी संसद को बंधक बनाने और तख्तापलट करने की योजना बनाई गई थी। राइशबर्गर आंदोलन जर्मनी में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हो गया था और अब ये जर्मनी के कई शहरों में फैल चुका है। इस आंदोलन से जुड़े लोग न तो जर्मनी की सरकार को मानते और न ही वहाँ के कानून को। ये ऐसा कट्टरपंथी समूह है जो कई आतंकी हमलों को भी अंजाम दे चुका है। इधर मुंबई में हवा की क्वालिटी दिल्ली से भी ज्यादा खराब हो गई। वहाँ प्रदूषण इतना बढ़ गया कि AQI 300 के पार पहुंच गया, यानी मुंबई की हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई, जिसके बाद वहाँ कई लोगों ने सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत की। तो धूल उड़ता है तो सांस लेने में थोड़ा दिक्कत आता है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह के वक्त मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से वहां AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में ये 263 था। जिसके बाद डॉक्टरों ने मुंबई में लोगों को N95 मास्क पहनने और कुछ घंटों में उसे बदलते रहने की सलाह दी। खासतौर से जिन लोगों को सांस से जुड़ी बीमारी है उन्हें एहतियात बरतने की सलाह दी गई, जिसकी वजह से हमको डेली अब मास्क पहनना पड़ रहा है। मुंबई में अचानक बढ़े प्रदूषण की वजह कंस्ट्रक्शन के काम के साथ हवा की रफ्तार का कम होना बताया गया, जिसका असर ये हुआ कि कई इलाकों में तो 50 मीटर दूर तक भी दिखना मुश्किल हो गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना एक बार फिर ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन के शहरों पर हमले शुरू करेगी। पिछले कुछ हफ्तों से ठंड की वजह से रूस यूक्रेन पर ईरान के हथियार से हमले नहीं कर पा रहा है, जिसके पीछे वजह यह बताई गई कि ईरान का शाहिद 136 ड्रोन ठंड में उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि रूस ने ईरान के इस हथियार में कई बदलाव किए हैं, जिसके बाद ईरान का ये घातक ड्रोन अब किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में एक बार फिर यूक्रेन के शहर शाहिद 136 ड्रोन के निशाने पर होंगे। क्योंकि क्राइमिया पुल पर हुए हमले के बाद रूस ने ईरान के इसी हथियार से कीव समेत तमाम शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी।
शाहिद 136 ड्रोन से ही रूस ने यूक्रेन के कई पावर स्टेशनों को भी तबाह कर दिया था, लेकिन 17 नवंबर के बाद रूस ने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उस वक्त पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि ईरान का ये ड्रोन ठंड के मौसम में उड़ान भरने की काबिलियत नहीं रखता है, लेकिन इसमें किए गए बदलावों के बाद ये ड्रोन एक बार फिर यूक्रेन को दहलाने के लिए तैयार है। यानी आने वाले दिनों में शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन के शहरों में फिर तबाही मचा सकता है। उधर दिल्ली में एमसीडी के नतीजों के बाद कांग्रेस को तगड़ा झटका लग गया। उसके 2 पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जिनमें मुस्तफाबाद से पार्षद सबीला बेगम, ब्रिजपुरी से पार्षद नाजिया खातून के साथ ही दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहदी ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसी पार्टी में साथ आने में हमें भी दिल को खुशी हो रही है, जो काम करना चाहती है हर वर्ग के लिए। इनके अलावा कांग्रेस के 5 और कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, जिनका स्वागत पार्टी के नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने किया। इधर राजस्थान के जोधपुर में एक शादी के घर में हुए सिलेंडर धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग आग में झुलस गए। शादी में खाना बनाने के दौरान अचानक आग लगी और वहां रखे कई सिलेंडर आग की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से आग ज्यादा भड़क गई और देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फौरन दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे की खबर मिलने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। इसकी जांच भी होनी चाहिए, ये जांच क्यों हो? इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पड़ रही कड़ाके की ठंड में नदी नाले सब जम गए। वहां पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। सामने आई तस्वीरों में पानी से भरा रहने वाला झरना बर्फ से लदा हुआ नजर आया, जिसके सामने वहां घूमने आए लोग तस्वीरें खिंचवाते दिखे। वहां ठंड की वजह से चोटी से लेकर घाटी तक सब कुछ बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आया। इसके साथ ही रिहायशी इलाकों में बर्फबारी की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बार फिर कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बाद रूस का सस्ता तेल भारत का सहारा बन सकता है, क्योंकि एक साथ कई बड़ी घटनाओं की वजह से कच्चे तेल के दाम में फिर आग लगने का अनुमान है, जिनमें रूस के कच्चे तेल पर प्राइस कैप लगाने का फैसला भी शामिल है। माना जा रहा है कि रूस के कच्चे तेल पर हुए फैसले के बाद कई देशों को होने वाली कच्चे तेल की सप्लाई बंद हो सकती है। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि चीन के पास उससे ज्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं। पेंटागन के मुताबिक चीन लगातार अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाने पर काम कर रहा है और वो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। पेंटागन की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि चीन के पास परमाणु हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक बहुत ही कम समय में तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या 400 के पार पहुंच गई है, जबकि 2020 में यह अनुमान लगाया गया था कि चीन के पास करीब 200 परमाणु हथियार हैं। मतलब ये कि 2020 से अब तक चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या दुगनी हो गई। ऐसे में रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई कि अगर चीन इसी रफ्तार से परमाणु हथियारों पर काम करता रहा तो 2035 तक उसके पास करीब 1500 परमाणु हथियार हो जाएंगे, जिसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने 2021 में दुनिया में सबसे ज्यादा 135 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट भी किया, जिसका मतलब यह हुआ कि चीन अमेरिका से ज्यादा तेजी से अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने पर काम कर रहा है। इधर पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रेलवे के एक कर्मचारी पर अचानक बिजली का तार गिर गया। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उस रेलवे कर्मचारी पर बिजली का तार गिरता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 टीटीई रेलवे प्लेटफॉर्म पर बातचीत करते दिखाई दिए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तभी बिजली के खंभे से एक तार टूटकर वहां खड़े एक टीटीई पर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से वो रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। गनीमत ये रही कि उसके साथ खड़ा दूसरा टीटीई समय रहते पीछे हट गया, वरना उसे भी करंट लग सकता था। इसके बाद वहां देखते ही देखते कई लोग इकट्ठा हो गए। इस घटना में वो टीटीई बुरी तरह झुलस गया और उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर खबर है कि पाकिस्तान के मुल्तान में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के होटल के पास गोलीबारी हो गई। जिस वक्त ये घटना हुई, इंग्लैंड के सारे खिलाड़ी होटल में ही मौजूद थे और खिलाड़ियों से महज 1 किलोमीटर दूर फायरिंग होने से वहां दहशत मच गई। जानकारी के मुताबिक इंग्लैंड की टीम प्रैक्टिस सेशन के लिए मैदान की तरफ रवाना होने की तैयारी में थी, तभी खिलाड़ियों को गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद मुल्तान में पुलिस ने इस आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स इस घटना के बावजूद अपनी टीम के साथ नेट प्रैक्टिस के लिए मैदान पर पहुंचे। पाकिस्तान के लाहौर में 2009 में श्रीलंका की क्रिकेट टीम की बस पर जबरदस्त फायरिंग हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान जाकर मैच खेलने से दुनिया की सारी टीमों ने साफ इनकार कर दिया था। खबर है कि इसी डर से पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम को राष्ट्रपति स्तर की सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है।
इस बीच अंतरिक्ष में हुए एक जबरदस्त धमाके की गुत्थी सुलझ गई। सोने की फैक्ट्री बताया जा रहा है। यह स्पेस ब्लास्ट पिछले साल डिटेक्ट किया गया था, लेकिन अब जाकर उसके पीछे की वजह पता चली। वैज्ञानिकों का कहना है कि धमाका इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ सितारों की एक ब्लैक होल से जोरदार टक्कर हो गई थी, जिससे अथाह सोने और प्लैटिनम जैसे बेशकीमती मेटल निकले। इसी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में यह सोने की मेन फैक्ट्री है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में वो जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी जबरदस्त होती है कि उससे रोशनी तक बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए ब्लैक होल दिखाई नहीं देते। दिसंबर 2021 में एक ऐसे ही ब्लैक होल से तारे टकरा गए और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और एक स्पेस टेलीस्कोप ने उस टक्कर से हुए धमाके को डिटेक्ट कर लिया। बताया गया कि धमाका इतना दमदार था कि वो काफी देर तक हुआ था और उसने काफी ज्यादा इंफ्रारेड लाइट छोड़ी थी। विज्ञान की भाषा में इस तरह के ब्लास्ट को गामा रे बर्स्ट कहते हैं। गामा रे बर्स्ट पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर धमाके होते हैं। इधर यूपी के कानपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को खुली चेतावनी दे डाली। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपराधियों को सुधरने की नसीहत भी दी और साथ ही ये चेतावनी भी दे डाली कि अगर महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले नहीं सुधरे तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। साथ ही उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ भी की। उधर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की मुश्किलें बढ़ गई। उन पर पद का गलत इस्तेमाल कर आप कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने का आरोप लगा और इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल समेत प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ भी आरोप तय किए। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर उनके खिलाफ एसीबी ने मामला दर्ज किया था। इस बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दूतावास पर हुए हमलों के बाद अपने राजनयिकों की सुरक्षा बढ़ा दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी और साफ किया कि राजनयिकों की सुरक्षा से वो कोई समझौता नहीं कर सकता। असल में पिछले हफ्ते काबुल में पाकिस्तान के दूतावास में फायरिंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के राजदूत बाल बचे थे। इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच पिछले दिनों फिर से तेज हुए सीमा विवाद की आंच बेंगलुरु तक पहुंच गई। वहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र की इमारत के सामने कन्नड़ बोलने वालों के एक संगठन ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद बवाल बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया और बस में बैठाकर वहां से ले गई। वहीं कर्नाटक में महाराष्ट्र विरोधी प्रदर्शनों की अगुवाई करने वाले नेताओं ने राज्य में भड़के प्रदर्शनों के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बयान को जिम्मेदार ठहराया। Because of your statement, they are passing the resolutions in those areas. असल में पिछले महीने कर्नाटक के सीएम ने महाराष्ट्र के सांगली जिले में पड़ने वाले 40 गांवों पर दावा ठोका था, जिस पर ऐतराज जताते हुए महाविकास अघाड़ी के सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्य दर्शक बैठे हुए हैं, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। खबर है कि सीमा विवाद का हल निकालने के लिए अमित शाह 14 दिसंबर को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे। उधर अमेरिका और रूस के हाई प्रोफाइल कैदियों की अदला बदली यूएई की राजधानी अबू धाबी में की गई, जहां रूस ने उसकी जेल में बंद अमेरिका की बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर को रिहा कर दिया और इसके बदले में अमेरिका ने रूस के हथियार व्यापारी विक्टर बूथ को आजाद किया, जो निजी विमान से रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे और वहां अपने परिवार के लोगों से मिले। वहीं अमेरिका ने इस सौदे में अपने देश की ओलंपिक खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर को रूस की जेल से रिहा करवाया, जिन्हें रूस में नशीला पदार्थ लेकर आने के आरोप में कैद किया गया था। हालांकि अमेरिका ने इस पर साफ तौर पर कहा था कि रूस जिसे नशीला पदार्थ मान रहा है उस पर अमेरिका समेत कई देशों में प्रतिबंध ही नहीं। लेकिन रूस ने अपने संविधान का हवाला देते हुए उन्हें करीब 8 महीने तक अपनी जेल में रखा। खबर है कि अमेरिका ब्रिटनी के अलावा पॉल व्हीलन नाम के एक अमेरिकी नागरिक को भी आजाद कराना चाहता था, जिन्हें 2018 में रूस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन फिलहाल अमेरिका ऐसा करने में नाकाम साबित हुआ। इस बीच चीन में बने पहले यात्री विमान की डिलीवरी चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस को कर दी गई। इस विमान को भले ही चीन में तैयार किया गया है, लेकिन इसके ज्यादातर पुर्जे विदेश से मंगवाए गए और अब उम्मीद की जा रही है कि अगले साल की शुरुआत में चीन का ये विमान अपनी पहली उड़ान भरेगा। चीन की सरकार के लिए विमान बनाने वाली कंपनी कोमैक ने इसे शंघाई होंगचियाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस को सौंपा। इस विमान में 164 यात्री बैठ सकते हैं और चीन का दावा है कि ये यात्री विमान चौथी पीढ़ी के बोइंग 737 को कड़ी टक्कर देगा। इस विमान से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कोमैक के कर्मचारी कंपनी के कारखाने में इसे तैयार करते दिखे, जिसके बाद चीन में बने इस यात्री विमान की सीटों से लेकर उसकी दूसरी खास चीजें भी दिखाई गई। हालांकि कंपनी ने चीन में बने अपने पहले यात्री विमान की डिलीवरी कर दी, लेकिन कुछ समय पहले वहां के मीडिया ने बताया था कि कंपनी को 4 विमानों की डिलीवरी इस साल के आखिर तक चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस को करनी है, जिसमें अभी एक विमान सौंपा गया है। इधर मध्य प्रदेश के बैतूल में बोरवेल में गिरे एक बच्चे का 3 दिन से रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू टीमें लगातार उसे सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं।
लेकिन अभी तक बच्चे को बोरवेल से बाहर नहीं निकाला जा सका। रेस्क्यू टीमें पूरी ताकत के साथ उसे बचाने में जुटी हैं। किसी भी स्तर पर गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहते। 8 साल के तन्मय के रेस्क्यू के लिए अब एक सुरंग बनाई जा रही है। इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कई जवान लगे हुए हैं, लेकिन पत्थर और चट्टानों की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये डर एक खतरा बना हुआ है कि जमीन न धसके, चट्टाने मिट्टी न धसक जाए। 3 दिन पहले बच्चा खेलते हुए 400 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था, जो करीब 55 फीट की गहराई में फंसा है। हालांकि जब वो बोरवेल में गिरा था तब नीचे से उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अब कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उधर रूस की राजधानी मॉस्को के एक मॉल में लगी भीषण आग के पीछे रूस ने यूक्रेन का हाथ होने की आशंका जताई, जिसके बाद अब आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है ताकि सच सामने आ सके। क्योंकि मॉल में जिस तरह के धमाके होते दिखे, ऐसा लगा मानो अंदर कोई बम फोड़ रहा हो। मॉल में लगी भीषण आग को देखकर लोग खौफ में आ गए, जिसके बाद वो लपटों और तेज धमाकों के बीच जान बचाकर वहां से दूर भागते नजर आए। मॉल में आग के तांडव मचाने का जो वीडियो सामने आया, उसमें उसका ज्यादातर हिस्सा लपटों के बीच घिरा दिखाई दिया, जबकि थोड़ी थोड़ी देर में तेज धमाके होते नजर आए। धमाकों के साथ ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। यही नहीं, मॉल के अंदर एक ऐसा विस्फोट भी हुआ जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फटा हो। देखते ही देखते आग ने पूरे मॉल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद लपटों से उठने वाला दम घोटू धुआं चारों तरफ फैल गया। 7000 स्क्वायर मीटर में लगी आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन मॉल का ज्यादातर हिस्सा जलकर राख हो गया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। इस बीच आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के पास सब्जी खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक कराची बंदरगाह पर सब्जियों से भरे सैकड़ों कंटेनर पिछले कई दिनों से फंसे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार उन सैकड़ों कंटेनर को बंदरगाह से निकलवाने में कामयाब नहीं हो पा रही। इसकी वजह है पाकिस्तान के पास खत्म हो रहा विदेशी मुद्रा भंडार, जिसकी भारी कमी ने पाकिस्तान को विदेशों से सब्जियां खरीदने में भी 100 बार सोचने पर मजबूर कर दिया। असल में विदेशों से मंगवाई गई चीजों की पेमेंट डॉलर में करनी होती है, लेकिन पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने वाला है। ऐसे में वो चाहकर भी उन कंटेनरों को निकलवाने के लिए क्रेडिट नोट जारी नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से सैकड़ों टन प्याज, अदरक, लहसुन और सोयाबीन पिछले कई दिनों से फंसे हुए हैं। और अगर जल्द ही इन्हें पाकिस्तान के बाजारों तक नहीं पहुंचाया गया तो पहले से महंगी हुई सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कलह पर शिमला में विधायक दल की बैठक खत्म हो गई। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि सीएम चेहरे का फैसला आला कमान करेगा, यानी हिमाचल में मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अंतिम मोहर दिल्ली में लगेगी और अंतिम फैसला गांधी परिवार करेगा। हालांकि रेस में सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम आगे चल रहा है। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा विधायक सुक्खू के साथ हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रतिभा सिंह के 25 विधायकों के समर्थन का दावा भी गलत है, लेकिन प्रतिभा सिंह की नाराजगी कम करने के लिए उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को मंत्रिमंडल में बड़ा पद दिया जा सकता है। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, आला कमान फैसला करेगा मतलब क्या? गांधी परिवार अब आला कमान कहां? अब तो अध्यक्ष खड़गे जी हैं। किशोर एकदम सही कह रहे हैं आप। टेक्निकली अगर आप बात करेंगे तो खड़गे जी आला कमान है, लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तरह की सक्रियता हिमाचल प्रदेश में दिखाई थी चुनाव प्रचार में, निश्चित रूप से उनसे भी और गांधी परिवार से सबसे सलाह मशविरा करके जो पर्यवेक्षक गए हैं। विधायक दल की बैठक खत्म हो गई, अब एक एक विधायकों से बात करें और अब से लगभग 10 मिनट बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ज्यादा संभावना इस बात की है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जाए कि सारे विधायकों का मत है कि फैसला लेने का अधिकार यानी सीएम कौन होगा ये चयनित करने का या नामित करने का अधिकार कांग्रेस आला कमान को दिया जाए और ये पर्यवेक्षक सारे दिल्ली लौट आए और बातचीत करके फिर मुख्यमंत्री पद की घोषणा की जाए। अभी तक प्रतिभा सिंह का नाम आगे चल रहा था, लेकिन उसमें एक पेच ये है कि वो सांसद हैं। अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो उनको सांसदी से इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर एक सीट खाली करा के विधायक बनाना पड़ेगा। 2 सीटों पर उपचुनाव चाहती नहीं पार्टी, इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू रेस में थोड़ी बढ़त बढ़ा लिए हैं, लेकिन अंतिम फैसला कांग्रेस में आला कमान और गांधी परिवार मिलकर करेगा। किशोर, शुक्रिया अरुण आपका। इधर शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। आईटी सेक्टरों के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, वहीं सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए और निफ्टी 113 अंकों की गिरावट के साथ 18,496 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 389 अंक गिरकर 62,181 पर आ गया। कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे की मजबूती के साथ 82 रुपए 27 पैसे पर बंद हुआ। उधर तरन तारण धमाके के मुख्य आरोपी बिक्रमजीत सिंह को एनआईए ने ऑस्ट्रिया से वापस लाने के बाद गिरफ्तार कर लिया। वो 2019 में हुए तरन तारण धमाका केस में फरार चल रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि आरोपी बिक्रमजीत सिंह ऑस्ट्रिया में है, जिसके बाद 2021 में उसे रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर वहां हिरासत में ले लिया गया था। कानूनी कार्यवाही पूरी होने के बाद बिक्रमजीत सिंह को भारत से गई एनआईए की एक टीम को सौंप दिया गया। इस बीच एक्टर रणदीप हुड्डा ने सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से माफी मांगी। ये माफी उन्होंने अपनी फिल्म बैटल ऑफ सारागढ़ी से जुड़े अपने वादे की वजह से मांगी।
क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब तक उनकी फिल्म रिलीज नहीं हो जाती वो अपने बाल नहीं कटवाएंगे। लेकिन रणदीप हुड्डा ने फिल्म बैटल ऑफ सारागढ़ी रिलीज होने से पहले ही अपने बाल कटवा लिए। उधर अमेरिका ने रूस के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने का ऐलान किया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जल्द कई तरह के हथियार ज़ेलेंस्की की सेना को दिए जाएंगे, जिनके दम पर यूक्रेन की फौज रूसी सेना से मुकाबला कर पाएगी। असल में खैरसॉन से पीछे हटने के बाद रूस की सेना ने हमले तेज किए हैं। बताया जा रहा है कि इन हमलों में यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से हथियारों की मांग की थी, जिसके बाद अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने हथियारों को देने का ऐलान किया। यूक्रेन को जो हथियार दिए जाएंगे उनमें 90 T-72 टैंक और कई एयर डिफेंस सिस्टम के साथ 1000 से ज्यादा फीनिक्स गोस्ट ड्रोन शामिल हैं। साथ ही ज़ेलेंस्की की सेना को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी दी जाएंगी। यूक्रेन को हथियारों की मदद भेजने का ऐलान ऐसे समय में किया गया जब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन कीव के दौरे पर हैं। इधर रामपुर में बीजेपी को मिली बड़ी जीत में मुस्लिम समुदाय के वोटों की अहम भूमिका बताई जा रही है। वहां हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने 30,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की और उन्होंने रामपुर में आजम खां के किले को ढहा दिया, क्योंकि 40 साल से भी ज्यादा वक्त से रामपुर की सीट पर उनका या उनके परिवार का कब्जा था। लेकिन इस बार बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को पटखनी देकर पहली बार वहां जीत दर्ज की और इसके पीछे मुस्लिम समुदाय की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। इस समुदाय के लोगों ने भी बताया कि केंद्र और राज्य की योजनाओं का सीधा फायदा उनको पहुंचा। काम अच्छा किया है, कर रहे हैं। रामपुर के मुस्लिम समुदाय के युवा भी केंद्र सरकार की कई योजनाओं का जिक्र करते दिखाई दिए, जैसे आयुष्मान कार्ड वगैरह, ये बहुत बढ़िया है। माना जा रहा है कि इसी वजह से मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी का साथ दिया, क्योंकि रामपुर वो सीट है जहां करीब 60% मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं और इस बार वहां पड़े कुल वोटों का 62% बीजेपी को मिला, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 36% ही वोट गया। उधर अमेरिकी सरकार ग्रीन कार्ड से जुड़े नियमों में एक बदलाव करने वाली है, जिससे भारत के लोगों को बड़ा फायदा होगा। बदलाव से जुड़ा कानून अमेरिका की संसद में जल्दी पेश किया जाएगा और बिल पास होते ही ग्रीन कार्ड का अलग अलग देशों का कोटा खत्म हो जाएगा। अमेरिका में स्थायी तौर पर रहने और नौकरी करने के लिए ग्रीन कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब तक हर देश के लिए ग्रीन कार्ड का अलग कोटा तय किया जाता था। जिस देश का जितना कोटा तय होता था उस देश के उतने ही नागरिकों को ग्रीन कार्ड मिल सकता था। इस नियम का नुकसान भारत को सबसे ज्यादा होता था, क्योंकि काबिल लोगों की सबसे ज्यादा संख्या भारत में ही होती है। लेकिन ग्रीन कार्ड की लिमिट के कारण भारत के युवाओं को ग्रीन कार्ड के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। नए नियम के बाद अलग अलग देशों का कोटा खत्म हो जाएगा। मतलब ये कि अगर काबिल लोग केवल भारत में होंगे तो सारे ग्रीन कार्ड भारतीयों को भी मिल सकेंगे। इससे अमेरिका को फायदा ये होगा कि वहाँ की कंपनियां काबिलियत के आधार पर युवाओं को नौकरी दे पाएंगी। दूसरी तरफ अमेरिका में नौकरी करने के लिए ग्रीन कार्ड भारतीयों के रास्ते की मुसीबत नहीं बनेगा। इधर एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उन मदरसों की जांच के आदेश दे दिए जहां गैर मुस्लिम छात्रों को दाखिला दिया गया, जिसके लिए एनसीपीसीआर ने भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को चिट्ठी लिखकर 1 महीने में रिपोर्ट मांगी, ताकि उन मदरसों की लिस्ट तैयार की जा सके जो गैर मुस्लिम समुदाय के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के अलावा सरकार से स्कॉलरशिप भी मुहैया करवाते हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना। उन्हें टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर जगह दी। रूस के खिलाफ जंग में ज़ेलेंस्की अपने देश और सैनिकों के साथ मजबूती से खड़े हैं, जिसके लिए उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया। टाइम मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में उनके खैरसॉन दौरे का भी जिक्र किया, जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने हाल ही में रूस की फौज से आजाद करवाया था। इस बीच इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 2000 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई। उसने ये उपलब्धि पाकिस्तान के मुल्तान के मैदान पर हासिल की, जहां वो पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेलने उतरी। मुल्तान में जैसे ही इंग्लैंड की टीम मैदान में उतरी तो 2000 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली टीम का रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के बाद सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम पर है। इधर बिहार के जमुई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कार और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा तब हुआ जब मोटरसाइकिल सवार बहन की शादी के लिए बाजार से खरीदारी कर अपने एक दोस्त के साथ घर लौट रहा था, तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल जाती दिखी। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची, सामने से आ रही कार से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद क्या अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। यूपी के खतौली विधानसभा उपचुनाव में आरएलडी ने बड़ी जीत दर्ज की। मदन भैया ने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को हराया। राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में जीती कांग्रेस। बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे अशोक पिंचा की हुई करारी हार।
बिहार के कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन से कांटे की टक्कर में जीती बीजेपी केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को हराया। छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की हुई जीत। ओडिशा की पदमपुर सीट पर बीजेडी को मिली कामयाबी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की आज सुनवाई टली। राउस एवेन्यू कोर्ट में 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। राजस्थान के सीकर में हुए राजू टिहत हत्याकांड में पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी। पुलिस को मिले वीडियो में हत्या वाली जगह से 100 मीटर दूर एक लड़का भागता नजर आया। राजस्थान के डूंगरपुर में बीजेपी पार्षद ने प्रशासन के खिलाफ अनोखा विरोध जताया। जर्जर स्कूल इमारत की मरम्मत न होने पर बीजेपी पार्षद ने अपना सिर मुंडवाया। यूपी के उन्नाव में जीएसटी टीम की छापेमारी। टेंट हाउस मालिक ने कराया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन। गाजियाबाद में 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के समय हुई गिरफ्तारी। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहे बरामद। यूपी के सीतापुर में NH 24 पर एक लड़के का स्टंट का वीडियो सामने आया। चलते ऑटो की छत पर बैठकर स्टंट करता दिखा लड़का। स्टंट का वीडियो वायरल। बिहार के दानापुर में बारात में शामिल 2 भाइयों को गोली मारी, जिसमें एक लड़के की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। पंजाब के जालंधर में 30 लाख रुपए की फिरौती नहीं देने पर कपड़ा कारोबारी की गोली मारकर हत्या। एक गार्ड भी हुआ घायल। वारदात का वीडियो सीसीटीवी में आया सामने। बिहार के छपरा में बेखौफ अपराधियों ने लड़के की गोली मारकर की हत्या। बदमाश बाइक और मोबाइल लेकर हुए फरार। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। उत्तराखंड के बागेश्वर में सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की हुई मौत। 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। यूपी के कानपुर में ट्रक और लोडर के बीच हुई टक्कर। एक की मौके पर हुई मौत, 2 लोगों की इलाज के समय हुई मौत। दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया। महाराष्ट्र के नासिक में हाईवे पर एक बेकाबू बस ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को टक्कर मारी। हादसे के बाद बस में लगी आग। मोटरसाइकिल पर सवार दोनों लोगों की हुई मौत। बिहार की जमुई में मोटरसाइकिल सवार को तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर। जोरदार टक्कर में 10 फीट दूर तक उछला मोटरसाइकिल सवार। एक की मौके पर हुई मौत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 12 साल के बच्चे का अश्लील वीडियो बनाकर किया गया ब्लैकमेल। नाबालिग से 14 लोगों ने 5 महीने में ठगी 30 लाख की रकम। यूपी के कासगंज में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक छात्रा से मोबाइल फोन छीनकर हुआ फरार। मोबाइल फोन छीनने की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में 1.5 महीने बाद अपने घर लौटी लड़की। संगीत सीख रही लड़की अचानक अपना मोबाइल फोन छोड़कर हो गई थी लापता। पुलिस की कोशिश से घर जाने को हुई तैयार। यूपी के बांदा में कुत्तों ने एक बच्चे पर किया हमला। बुरी तरीके से घायल हुए बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झारखंड के जामताड़ा में रिहायशी इलाके में घुसा हाथियों का झुंड। गांव में हाथियों ने कच्चे घरों को रौंदा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में चक्रवात आने से काफी नुकसान हुआ। चक्रवात की वजह से तेज हवा और भारी बारिश हुई, जिसमें समंदर किनारे खड़ी कई नाव बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। बिहार के वैशाली में शादी के घर में लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राजस्थान में भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में एक लड़के ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी की कोशिश। सुसाइड से पहले लिखी सोशल मीडिया पर पोस्ट। पुलिस घटना की जांच में जुटी। रूस के मॉस्को में एक मॉल में लगी भीषण आग। दूर तक उठती नजर आई आग की लपटें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की साकेत कोर्ट में हुई पेशी। 14 दिनों के लिए आफ्ताब की न्यायिक हिरासत बढ़ी। मध्य प्रदेश के बैतूल में 400 फीट गहरे बोरवेल में पिछले 4 दिनों से फंसा 8 साल का बच्चा। चट्टानों की वजह से रेस्क्यू करने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को हो रही है परेशानी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में महिला डॉक्टर को कुछ लोगों ने पीटा। अपने इलाके में महिला फ्लैट के अवैध निर्माण का विरोध कर रही थी। झारखंड के देवघर में मरीज की मौत पर परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टर पर इलाज के समय लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के हाथरस में आशा वर्कर ने एडिशनल सीएमओ के ड्राइवर को पीटा। मारपीट के बाद आशा वर्करों ने काम का बहिष्कार कर कार्रवाई की मांग और नारेबाजी भी की।
लखनऊ विश्वविद्यालय में मामूली बात पर छात्रों के 2 गुटों में हुआ विवाद, 2 आरोपी छात्रों को सस्पेंड किया गया। बिहार के कटिहार में पीट कर महिला की हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। यूपी के हरदोई में बुजुर्ग महिला से मारपीट करने का वीडियो आया सामने, महिला की रिश्तेदार पर पीटने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। पटना के बाढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, गैस रिसाव की वजह से लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बिहार के भागलपुर में भीषण आग में एक फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर राख, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। गुजरात के राज्यपाल से मिले भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा। गुजरात चुनाव में बंपर जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम बोले, जनता ने रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात विधानसभा चुनाव में माधव सिंह सोलंकी का 37 साल पुराना 149 सीट का रिकॉर्ड टूटा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पीएम मोदी के गांव वडनगर और गृह मंत्री अमित शाह के गांव मानसा में खिला कमल, दोनों जगह पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत की खुशी में अहमदाबाद के एक मुस्लिम परिवार ने 151 किलो मिठाई बंटवाई। बेकरी के मालिक अतीक अंसारी ने बीजेपी की इस जीत को ऐतिहासिक बताया। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के प्रभारी ने इस्तीफा दिया। रघु शर्मा ने राष्ट्रीय अफगानिस्तान के मीडिया के मुताबिक तालिबान ने 27 लोगों पर सरेआम कोड़े बरसाकर उन्हें सजा दी। इन 27 लोगों में 9 महिलाएं और 18 पुरुष शामिल थे। तालिबान की सरकार में कोड़े बरसाकर दी गई इस सजा के वीडियो भी सामने आए, जिसमें 4 लोगों ने एक आदमी के हाथों और पैरों को पकड़कर जमीन से ऊपर उठा रखा था। इसके बाद वहां हाथ में कोड़ा लिए हुए एक आदमी ने उसकी पीठ पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। इस दौरान कोड़े की मार से बुरी तरह तड़प रहा वो आदमी उन लोगों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी चीखों पर ध्यान तक नहीं दिया। इसी तरह एक दूसरे वीडियो में एक महिला नजर आई जिसे इसी तरह सजा दी गई। बताया गया कि वहां कुल 27 लोगों को कोड़े मारने की सजा दी गई, जिनमें 18 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल थी। दावा किया गया कि अफगानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को चोरी समेत कई दूसरे अपराध करने के लिए कोड़े मारने की सजा सुनाई थी। अफगानिस्तान के मीडिया के मुताबिक इस दौरान वहां मौजूद करीब 1000 लोग इस सजा पर खुशी जताते हुए नारे लगाते रहे। कुछ रोज पहले भी तालिबानी सरकार में 19 लोगों को कोड़े मारने की सजा सुनाई गई थी। उधर बिहार के जमुई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार और एक मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा तब हुआ जब मोटरसाइकिल सवार बहन की शादी के लिए बाजार से खरीदारी कर अपने एक दोस्त के साथ घर लौट रहा था, तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल जाती दिखी। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची, सामने से आ रही कार से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार दोनों लोग हवा में उछलकर काफी दूर जा गिरे। इस घटना को देख कई लोग वहां पहुंच गए, जिससे घबराकर ड्राइवर कार लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी कुछ लोगों ने उस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, लेकिन वो नहीं रुका और गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार दोनों लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें एक की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच खबर है कि चीन की वुहान यूनिवर्सिटी के 4 छात्रों ने इंसान को गायब करने वाला कोट ही बना दिया। कहानी फिल्मी लग रही है, क्योंकि ऐसा तो फिल्म हैरी पॉटर में देखने को मिला था, लेकिन दावा है कि चीन के छात्रों ने ऐसा कोट बना लिया है जिसे पहनते ही इंसान दिखना बंद हो जाएगा, कुछ उसी तरह जैसे फिल्म में हैरी पॉटर हुआ था। हालांकि फिल्म की तरह असल दुनिया में कोई जादू नहीं होगा। इंसान तो ऐसा कोट पहने दूसरे इंसान को आराम से देख पाएगा, लेकिन चीन में जगह जगह लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हाईटेक सिक्योरिटी कैमरे गच्चा खा जाएंगे। बताया गया कि दिन हो चाहे रात, ये कोट हर वक्त असरदार रहेगा। इस कोट पर ऐसे पैटर्न हैं कि दिन में उसे पहने शख्स को देखकर कैमरा ये बता ही नहीं पाएगा कि सामने जो खड़ा है वो कोई इंसान है। वहीं रात में कोट ऐसे हीट सिग्नल छोड़ेगा कि फिर कैमरों को चकमा दे देगा। ये कोट सस्ता भी है। एक कोट की कीमत महज $70 यानी भारतीय रुपयों में 5765 रुपए है। इस कोट के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि चीन के कैमरा और एआई तकनीक में खामियां हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए। उधर इजराइल में सत्ता परिवर्तन होते ही मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की दिशा में काम भी शुरू हो गया। पश्चिम एशिया के कई देशों के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए नेतन्याहू ने 2020 में कुछ समझौते किए थे।
जिन्हें एब्राहम अकॉर्ड नाम दिया गया था। यहूदी और मुस्लिम समुदाय दोनों में ही एब्राहम को पैगंबर का दर्जा दिया जाता है। इसीलिए यहूदी देश इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच हुए शांति समझौते को एब्राहम समझौता कहा गया था। 2020 में नेतन्याहू ने यूएई और बहरीन के साथ ये समझौता किया था, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच भी ऐसा ही समझौता हो सकता है। इजराइल के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया है कि 2023 खत्म होने से पहले ये समझौता हो सकता है। इसका मतलब है कि दोनों देशों के अधिकारियों ने समझौते की शर्तों पर काम करना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू का मानना है कि महज मजहब के आधार पर दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। माना जा रहा है कि केवल सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पश्चिम एशिया के कई और मुल्कों को भी एब्राहम समझौते से जोड़ा जाएगा। इधर कर्नाटक के मंगलुरु में बुर्का पहनकर मंच पर डांस करने वाले लड़कों को कॉलेज ने सस्पेंड कर दिया। वहां 4 छात्रों ने सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज में हुए एक कार्यक्रम में बुर्का पहनकर डांस किया था, लेकिन जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ, आरोपी छात्रों पर एक्शन लिया गया। सामने आए वीडियो में वो छात्र बुर्के में डांस करते दिखाई दिए। वायरल वीडियो मंगलुरु के सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज का है। छात्रों ने ऐसा क्यों किया, कॉलेज प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। उधर मुंबई के दहिसर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां कुछ घरों में अचानक आग लग गई, जिसके बाद उससे निकलने वाली लपटें आसमान में कई मीटर ऊपर तक उठती नजर आईं। बताया गया कि वहां कुछ झोपड़ियां मौजूद थीं, जिनमें एक में आग भड़की और फिर बाकी झोपड़ियों में भी फैलती चली गई। आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियों को तैनात किया गया। जानकारी के मुताबिक आग लगने से वहां मौजूद 10 से ज्यादा घर राख हो गए। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। इस बीच तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हाथियों के एक झुंड ने एक इलाके में उत्पात मचा दिया। वहां देर रात हाथियों का झुंड जंगल से रिहायशी इलाके में घुस गया और 50 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान घरों में सो रहे लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। सामने आई तस्वीरों में वन विभाग के साथ कई लोग हाथियों को भगाने की कोशिश करते दिखे। इस बीच हाथियों का पता लगाने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। उधर सऊदी अरब की सरकार यूएई के दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से दुगनी ऊंची इमारत बनाने की तैयारी में जुटी। खबर है कि सऊदी अरब की कुछ कंपनियों को इस इमारत का डिजाइन बनाने का काम दिया जा चुका है और जो डिजाइन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पसंद आएगा, उसी की तर्ज पर बुर्ज खलीफा से दोगुना ऊंची इमारत बनाई जाएगी। खबर है कि करीब 2000 मीटर ऊंची इस इमारत को बनाने में $5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 40,000 करोड़ का खर्च आएगा। इस बीच अमेरिका और ताइवान के बीच हथियारों की नई डील होने के बाद चीन ने बाइडेन पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया, जबकि इसी हफ्ते अमेरिका ने ताइवान की वायुसेना को मजबूत करने के साथ उसे कई घातक हथियार देने का ऐलान किया था। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और ताइवान के बीच हथियारों की एक और बड़ी डील हुई है, जबकि चीन कई बार ये चेतावनी दे चुका है कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका अपनी टांग न अड़ाए, लेकिन इसके बाद भी बाइडेन लगातार ताइवान को हथियार बेच रहे हैं। कुछ रोज पहले भी अमेरिका ने $330 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 2700 करोड़ रुपए की डील की थी। इसके तहत अमेरिका ताइवान को F-16 और C-130 फाइटर जेट के पुर्जों के साथ खतरनाक हथियार भी देगा, ताकि वक्त आने पर ताइवान अपने दम पर चीन का मुकाबला कर सके। और अब एक बार फिर ताइवान ने अमेरिका से एक बड़ा रक्षा सौदा किया, जिसकी वजह से चीन न सिर्फ भड़का हुआ है बल्कि वो अमेरिका पर तनाव बढ़ाने के आरोप लगा रहा है। उधर महाराष्ट्र के नवी मुंबई से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक शादी समारोह में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि शादी में पहुंची एक लड़की को धक्का देने के मुद्दे पर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते शादी का जश्न मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों के कई लोग एक दूसरे से हाथापाई करने लगे। इस दौरान जिसे जो मिला वो उस पर हाथ उठाने लगा। हालांकि वहां मौजूद महिलाओं ने इस मारपीट को खत्म कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें काफी देर तक इसमें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि कोई भी आदमी शांत बैठने को तैयार नहीं हुआ। इस हाथापाई में कुछ लोगों को इतनी चोटें आईं कि वो जमीन पर गिर गए। हंगामे की वजह से वहां सड़क पर कई गाड़ियां जहां तहां रुक गईं। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस अपने उन सैनिकों को मौत की सजा देगा जो रूस का साथ देने से मना कर देंगे। खबर के मुताबिक बेलारूस ने यह फैसला पुतिन के दबाव में लिया, क्योंकि उसे डर है कि जंग में रूसी सेना का बुरा हाल देखकर कहीं उसके सैनिक बगावत न कर दें, और ऐसा हुआ तो फिर बेलारूस तो क्या, रूस भी उसे संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि रूस के ज्यादातर सैनिक तो पहले से ही यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर बेलारूस में लुकाशेंको के सैनिक पुतिन के खिलाफ हो गए तो उन्हें रोकने के लिए रूसी सेना कम पड़ जाएगी। खबर है कि इसी वजह से बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यह ऐलान किया कि पुतिन का विरोध करने वाले सैनिक देशद्रोही करार दिए जाएंगे और ऐसे सैनिकों को मौत की सजा दी जाएगी, क्योंकि यूरोप में बेलारूस ही एक ऐसा देश है जहां अब भी मौत की सजा दी जाती है। इस खबर के सामने आने के बाद यह भी माना जा रहा है कि बेलारूस जल्द ही यूक्रेन की जंग में अपनी सेना को उतार सकता है और इसीलिए उसने पहले ही अपने सैनिकों के विरोध को कुचलने की तैयारी शुरू कर दी है।
इधर जलंधर डबल मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर संपत नेहरा ने ले ली। ये वही गैंगस्टर है जिसने एक्टर सलमान खान को मारने के लिए रेकी की थी। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले पंजाब के जलंधर में रहने वाले कपड़ा कारोबारी से 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से उनकी सुरक्षा में 2 पुलिस वालों को तैनात किया गया था। इसके बावजूद कपड़ा कारोबारी समेत उनकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिस वाले की 3 दिन पहले हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार होकर भागते दिखे। हत्या के बाद वहां सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। कुछ पुलिस वालों ने घटना की जगह पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की, जिन्हें वहां जमीन पर खून के धब्बे और गोली मिली। जिन्होंने ये वारदात की थी उन्होंने फड़ांगे, ट्रेस करांगे और सजा देवांगे। कपड़ा कारोबारी की हत्या से गुस्साए इलाके के कुछ लोग राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पुलिस के मुताबिक 7 सितंबर की रात को कारोबारी अपनी दुकान बंद कर अपनी कार की तरफ जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार आरोपी आए और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे संपत नेहरा ने ले ली। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस बीच दिल्ली के एम्स में हुए सर्वर हैकिंग का मुद्दा लोकसभा में भी उठा। ये मुद्दा बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे ने उठाया और एम्स के सर्वर हैकिंग मुद्दे पर सरकार से जवाब देने की मांग की। कायदे से हैकरों की पहचान हो पाई। असल में करीब 2 हफ्ते पहले दिल्ली एम्स का सर्वर हैक हो गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे दुरुस्त कर लिया गया। साथ ही देश में मेडिकल के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था ICMR के सर्वर को भी हैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें हैकर नाकाम रहे। उधर खबर है कि अमेरिका ने रूस और चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। अमेरिका इससे पहले भी रूस पर कई प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन खबर है कि यूक्रेन में रूस की तरफ से इस्तेमाल हो रहे ईरान के ड्रोन से अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो अब रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। यही नहीं, वो चीन की 170 कंपनियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है, जिन पर प्रशांत महासागर में गैर कानूनी तरीके से कारोबार करने का आरोप है। इधर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक आदमी ने एक महिला डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो आदमी उस महिला डॉक्टर से हाथापाई करता नजर आया। यही नहीं, उस आदमी के परिवार के लोग भी वहां आ गए और उस पर लात घूंसे बरसाने लगे। इस घटना में महिला को काफी चोटें आईं, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कर रहे थे उसको भी मैंने रुकवाया था। उस महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया कि वो आदमी फ्लैट का अवैध निर्माण कर रहा था, जिसे रुकवाने पर उसने मारपीट की। इस बीच वर्ल्ड बैंक ने दावा किया कि भारत में जल्द इतनी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी कि वो इंसान की बर्दाश्त करने की सीमा ही तोड़ देगी। उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में गर्मी अब जल्दी आ रही है और ज्यादा लंबे वक्त तक रह रही है, जो कि बिल्कुल सही है। इस साल मार्च में ही तापमान ने ऐसा उछाल मारा था कि रिकॉर्ड बन गया था। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत में बहुत जल्द गर्मी उस तापमान पर पहुंचने वाली है कि इंसान के शरीर के लिए उसे झेलना नामुमकिन हो जाएगा और नतीजा होगा मौत। ग्लोबल वार्मिंग को अब नजरअंदाज करना बड़े खतरे को न्योता देना है। वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी कि गर्मी लोगों की नौकरियां भी छीन सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि काम करने वाली भारत की 75% तक आबादी यानी 38 करोड़ लोग गर्मी में मजदूरी करते हैं। ऐसी सिचुएशन पैदा होती है हीट वेव में कि जब वो काम नहीं कर पाएंगे तो जो उनका एम्प्लॉयर है तो वो उनको एम्प्लॉय नहीं करेगा, और जब नौकरियां जाएंगी तो जाहिर तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगेगा। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में उस वक्त हंगामा हो गया जब चंबल नदी में रेत का अवैध खनन करने वाले एक बदमाश को पकड़ने गई प्रशासन की टीम पर गांव के लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पथराव की वजह से प्रशासन की कई गाड़ियों के शीशे टूटे हुए दिखाई दिए। हालांकि गांव वालों के विरोध के बाद भी प्रशासन की टीम ने वहां कार्रवाई की और रेत भरने वाली मशीन के साथ एक मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। बताया गया कि प्रशासन की टीम को यह खबर मिली थी कि चंबल नदी में अवैध तरीके से रेत का खनन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी मिलते ही अधिकारियों की टीम वहां पहुंची, जिसके बाद गांव के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। उधर खबर है कि तुर्की ने अमेरिका और रूस को सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का अल्टीमेटम दे दिया। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने दोनों देशों से 2 टूक कह दिया कि कुर्द लड़ाकों के संगठन SDF को 2 हफ्तों के अंदर उत्तरी सीरिया से हटना ही होगा। और ऐसा नहीं होने पर तुर्की की सेना SDF के सफाये के लिए बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर देगी। या यूं कहें कि तुर्की ने ऐलान कर दिया कि उत्तरी सीरिया में SDF पर उसके हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हालांकि उत्तरी सीरिया में तुर्की की सेना का घुसना और वहां तबाही मचाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार तुर्की ने अमेरिका और रूस से 2 टूक कह दिया कि वो SDF के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाएगा। मतलब ये कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ठान चुके हैं कि उत्तरी सीरिया में अपनी सीमा से लगने वाले इलाकों में कुर्द लड़ाकों के संगठन SDF का खात्मा करके ही दम
लेंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अमेरिका और रूस से ही दुश्मनी क्यों न मोल लेनी पड़े, क्योंकि उन्हें शक है कि अपने अपने मतलब साधने के लिए अमेरिका और रूस दोनों इस संगठन का साथ दे रहे हैं। इधर खबर है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने नया प्लान तैयार किया है। चीन अरुणाचल प्रदेश में LAC के नजदीक कुछ इलाकों को अपना बताता है, लेकिन खबर है कि भारतीय सेना ने चीन के जमीन हथियाने की इस साजिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी कर ली है। सेना ने अब LAC के नजदीक उन इलाकों में भी सैलानियों को भेजना शुरू कर दिया है जहां आज तक जवानों के अलावा कोई नहीं गया। हालांकि वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ों की ऊंचाइयों तक जाने में कई जगह बेहद खराब रास्ते और खतरनाक नदियां हैं। इसीलिए सेना ने इस अभियान को एडवेंचर टूरिज्म नाम दिया है। खबर है कि सेना ने LAC के नजदीक ऐसे 11 इलाके चुने हैं जहां पर्यटकों को भेजा जाएगा, ताकि उन इलाकों में भारत की मौजूदगी लगातार बनी रहे। कहा जाता है कि LAC के पास जो इलाके खाली हैं या जहां लोगों का आना जाना नहीं है, उन जगहों पर चीन की बुरी नजर है और इसीलिए वो उन इलाकों को अपना बताने से बाज नहीं आता। इस बीच खबर है कि इंसानों के दिमाग में ब्रेन चिप लगाने का एलॉन मस्क का ड्रीम प्रोजेक्ट मुश्किल में घिरता दिख रहा है, जिसका उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने जल्द ही इंसानों पर ट्रायल शुरू करने का ऐलान किया था। लेकिन पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब ये प्रोजेक्ट अमेरिकी सरकार की जांच के दायरे में आ गया है, क्योंकि आरोप है कि जानवरों पर इस चिप के जल्दबाजी में हुए टेस्ट की वजह से बंदरों और भेड़ों समेत करीब 1,500 जानवरों की मौत हो गई। उधर इटली की राजधानी रोम में प्रार्थना सभा के दौरान पोप फ्रांसिस रो पड़े। वो जंग से बेहाल हुए यूक्रेन के लोगों के बारे में बात कर रहे थे। तभी बोलते बोलते वो अचानक भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिसकी वजह से करीब आधे मिनट तक वहां सन्नाटा छाया रहा। हालांकि इसके बाद पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर अपना भाषण शुरू किया और यूक्रेन में जारी जंग को मानवता की हार बताया। इधर पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि यूक्रेन में सैनिकों के बाद अब लोगों की मदद कर रहे वॉलंटियर भी वैगनर ग्रुप के निशाने पर हैं। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी बताया जाता है और ये पूरी दुनिया में कसाई ब्रिगेड के नाम से मशहूर है और इस ग्रुप के लड़ाकों को युद्ध में माहिर माना जाता है। इसी वजह से पुतिन ने यूक्रेन के कई इलाकों में जंग जीतने के लिए वैगनर ग्रुप पर भरोसा जताया। लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि कसाई ब्रिगेड के नाम से मशहूर इस ग्रुप के लड़ाकों ने उसके कई सैनिकों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा। इस बीच अब इन लड़ाकों पर लोगों की मदद करने वाले वॉलंटियर को भी निशाना बनाने का आरोप लगाया गया। कहा जा रहा है कि डॉनबास समेत कुछ प्रांतों में वैगनर ग्रुप ने कई वॉलंटियर की जान ले ली। बताया गया कि ये वो वॉलंटियर थे जो रूसी सेना के हमलों में घायल हुए आम लोगों की मदद करने में जुटे थे। उनमें कई यूक्रेन के ही रहने वाले थे तो कई दुनिया के कुछ दूसरे देशों के नागरिक भी थे। इस बीच खबर है कि भारत समेत दुनिया के कुछ देशों में कच्चा तेल लेकर जाने वाले रूस के कई जहाज काला सागर में तुर्की की जल सीमा में फंस गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुर्की ने अमेरिका के दबाव में तेल ले जा रहे जहाजों की जांच प्रक्रिया बदल दी, जिसके बाद लाखों बैरल कच्चे तेल से लदे कई जहाज तुर्की के समंदर में अटक गए। असल में अमेरिका की अगुवाई में कई देश यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के क्रूड ऑयल पर प्राइस कैप लगाने की मांग कर रहे थे। आरोप यह था कि रूस महंगे दामों पर कच्चा तेल बेचकर न सिर्फ मुनाफा कमा रहा है, बल्कि वो उन पैसों का इस्तेमाल जंग के लिए कर रहा है। जिसके बाद G7 देशों के समूह और उसके सहयोगी देशों ने रूसी तेल की कीमतों में $60 प्रति बैरल की सीमा तय कर दी। मतलब रूस का तेल इससे ज्यादा महंगा नहीं होगा। तुर्की G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन वो नेटो का सदस्य है। इसीलिए उसने अमेरिका के दबाव में रूसी तेल पर लगाई गई प्राइस कैप को लागू करवाने के लिए क्रूड ऑयल लेकर गुजरने वाले जहाजों को रोक दिया, जिससे उसकी समुद्री सीमा में कम से कम 20 जहाज फंस गए। उनमें भारत आ रहा जहाज भी शामिल है, जिस पर 10 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल लदा है। उधर ब्रिटेन के कुछ सांसदों को एक परीक्षा में 10 साल के बच्चों को मिलने वाले औसत नंबर से भी खराब मैथ और इंग्लिश में नंबर मिले। इस टेस्ट का आयोजन ब्रिटेन में गैर जरूरी परीक्षाओं को खत्म करने के मकसद से किया गया, ताकि सांसदों को पता चल सके कि बच्चों पर इन परीक्षाओं का कितना दबाव होता है। और ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन के मुताबिक इस परीक्षा में बैठे कुछ सांसदों को 10 साल के बच्चे से भी कम मैथ और इंग्लिश की जानकारी थी। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे डंपर को टक्कर मार दी, जिसमें डंपर के परखचे उड़ गए। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को डंपर से बाहर निकाला। बाद में इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुट गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में मरने वालों के प्रति दुख जताया। इस बीच अमेरिका और रूस अपने हथियार बेचने के लिए वियतनाम पहुंच गए। वियतनाम की राजधानी हैनोई में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर वियतनाम इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया के 2 बड़े शक्तिशाली देश अमेरिका और रूस अपने हथियार बेचने पहुंचे। वियतनाम की सीमा चीन से लगती है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से साउथ चाइना सी में कुछ द्वीपों को लेकर टकराव जारी है।
सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक वियतनाम और चीन के बीच आने वाले वक्त में जंग भी हो सकती है। ऐसे में रूस और अमेरिका ने अपने ताकतवर हथियारों और लड़ाकू विमानों को वहां बेचने की कोशिश की। खबर है कि हनोई में आयोजित वियतनाम इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो में 30 देशों की 170 से ज्यादा सैन्य कंपनियां पहुंची और उन्होंने अपने टैंक, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, रेडार सिस्टम और ड्रोन का प्रदर्शन किया। इस दौरान रूस और अमेरिका ने भी आसमान में अपने लड़ाकू विमानों की ताकत दिखाई। वियतनाम अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुटा है। वो अब तक रूस से हथियारों की खरीदारी करता आया है। कहा जाता है कि वियतनाम की सेना में करीब 80% हथियार रूस के हैं, इसलिए वो अलग अलग देशों के घातक हथियारों को अपनी सेना के बेड़े में शामिल करने की कोशिश में है। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक्टर अजय देवगन के गंगा आरती में शामिल होने का वीडियो वायरल हो गया। वो वहां अपनी आने वाली फिल्म भोला की शूटिंग कर रहे हैं और इसी फिल्म के एक सीन को शूट करने के लिए वो पूरी टीम के साथ गंगा घाट पर पहुंचे। जो वीडियो सामने आया उसमें गंगा आरती के दौरान एक्टर अजय देवगन धोती और जनेऊ पहने जल चढ़ाते नजर आए। शहर तो है खामोश, बराबर बोल रही हैं सड़कें। शहर तो है खामोश, बराबर बोल रही हैं सड़कें, भारी बूटों के नीचे तम तोड़ रही हैं सड़कें। सौ बात की एक बात कही चीमा ने, चौराहों पर वर्दीधारी भीड़ भड़का है, क्या आफत है डरते डरते बोल रही हैं सड़कें। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।